Hello and good morning, all of you. I hope you all are doing great. And this is the lecture number 6 of the polity series. We are doing the policy foundation and we'll do it in full, and that will be always be free for you on YouTube. From time to time, we'll add current affairs. We'll do a lot of things. A lot of hard work and teamwork goes into it. And these lectures and material and all sort of things, it's a joint collaboration between Alpha IAS Academy and ABC Education Academy. So there is a lot of guys who work at the back end to make this successful, and I thank them all for their efforts. I'm just the face, but then the efforts put in by them is much greater than me. So you should always appreciate good things in life. So beginning for the day, today we shall be studying union and its territories, रिलेवेंट आर्टिकल 1 to 4. फुल लेक्चर कर लेंगे, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जैसे फंडामेंटल है डीपीएससी को शायद उन लेक्चर्स को तोड़ने की जरूरत पड़े. ठीक है, तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, आर्टिकल नंबर 1 to 4. लेट्स बिगिन. तो आर्टिकल नंबर 1 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 1 बोलता है आपका दैट इंडिया, दैट इज भारत, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स. अब देखिए, एक छोटी सी कहानी है. कहानी ये है कि दो चीजें होती है, एक यूनियन होता है, एक फेडरेशन होता है. तो क्या आपने सुना होगा कि इंडिया जो है फेडरल इन स्ट्रक्चर है. फेडरल इन स्ट्रक्चर मतलब हमारे यहाँ जो पावर्स दी गई हैं या लॉ मेकिंग जो पावर्स हैं वो सेंट्रल स्टेट के बीच में डिवाइडेड है. मान लीजिए जैसे अगर कोई बच्चा एबीसी एजुकेशन अकेडमी पे इस चैनल को देख रहा है, तो अभी आपके यहाँ भर्ती घोटाला हुआ. भर्ती घोटाला में अनफॉर्चुनेटली देयर वाज अ mass agitation in which several students and policemen were injured. That's a very unfortunate event. But then, what did that give it to you? They gave a legislation in terms of an ordinance. तो वो एक ऑर्डर लिया है, एक एंटी कॉम्पिटिटिव क्या बोलेंगे उसको, एक नकल विरोधी कानून जिसको बोलते हैं, वो लागू किया गया है उत्तराखंड में. लगभग 11 फरवरी 2023 से वो इफेक्ट में आ गया. गजट में वो शायद नोटिफाई भी हो गया. सो बहरहाल, तो वो क्या, लेजिस्लेटिव पावर किसके पास है? स्टेट के पास भी है. तो नकल विरोधी कानून कौन लेके आया? आपका स्टेट. ऐसे ही सेंटर के पास पावर होती है. तो जो इंडिया में जो पावर्स हैं लेजिस्लेटिव की या लॉ मेकिंग जो पावर्स हैं, उसको जो है डिवाइड किया गया है दो चीजों के बीच में, दैट इज स्टेट्स एंड सेंटर. इनफैक्ट 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट से उसको तीसरे भाग में भी, इनफैक्ट 3 टीयर्स में, इसलिए 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट या 3 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट हम लोग बोलते हैं. तो वो थी फेडरल स्ट्रक्चर. अब कहानी ये थी कि भैया इंडिया का जो फेडरेशन है या फेडरल है, तो यूनियन ऑफ स्टेट्स क्यों लिख दिया? तो देखिए, ये जो फेडरेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये यूएस से लिया गया है. ठीक है, तो बहरहाल पहले इस कहानी को 2 मिनट बाद पढ़ेंगे. पहले पढ़ लेते हैं कि आर्टिकल 1 आपको क्या क्या बताता है. तो आर्टिकल 1 आपको बताएगा कि इंडिया के 2 नाम है. देखो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक्चुअली बवाल मच गया. क्वेश्चन था कि भारत जो हमारा एंशिएंट नाम है वो लिया जाए, और कुछ नहीं बोला कि इंडिया जो हमारा मॉडर्न नेम है वो लिया जाए. तो उन्होंने कहा ठीक है यार, दोनों रख लेते हैं. इसलिए इंडिया दैट इज भारत. तो आप इंडिया इस्तेमाल कर सकते हैं, भारत इस्तेमाल कर सकते हैं. हमने एक रील भी बनाई थी इस पे, है ना, तो एक शॉर्ट भी बनाया था हमने इस पे. तो इंडिया दैट इज भारत, उसके 2 नाम है, इंडिया के 2 नाम है, इंडिया एंड भारत. ठीक है, देन 3 टाइप की टेरिटोरियल क्लासिफिकेशन करके चला गया वो. उसने क्या बोला, एक तो वो टेरिटरीज जो स्टेट के पास है, फिर एक वो टेरिटरीज हैं यूनियन टेरिटरीज हैं जो यूनियन के पास है, और तीसरी टाइप की जो टेरिटरीज हैं वो कौन सी टेरिटरीज हैं जो कि इंडिया इन फ्यूचर एक्वायर कर सकता है. ठीक है, मान लिया इंडिया का को कुछ हुआ, अब मान लिया बांग्लादेश के साथ ही हुआ कि यार आपको इधर जाने में दिक्कत होती है, आप ये ऐसा करो थोड़ा सा ये लैंड ले लो, तो इंडिया जो है उस लैंड को ले सकता है. तो वो 3 टाइप की टेरिटरी है. इसीलिए जो कॉन्सेप्ट है टेरिटरी का वो बहुत बड़ा है. ठीक है, टेरिटरी का स्टेट से यूनियन, जब हम यूनियन की बात करेंगे तो यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं. तो यूनियन से टेरिटरी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ा है. टेरिटरी में हम स्टेट्स की टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, टेरिटरी दैट माइट बी एक्वायर्ड इन फ्यूचर, इन तीनों चीज को लेते हैं. ठीक है, तो ये दूसरी चीज बता दी आपको आर्टिकल 1 ने. ठीक है, अब तीसरी चीज क्या बताई कि फेडरेशन है. अब फेडरेशन की कहानी पे आ जाते हैं. ठीक है, अब देखिए यूएस में जो फेडरेशन है वहां पे क्या हुआ, 50 स्टेट्स हैं. 50 स्टेट्स ने आपस में आके बोला यार हम ना एक कंट्री बनाएंगे, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो आप नाम में देखिए यूनाइटेड स्टेट्स. यूनाइटेड स्टेट्स जो है यूनाइट हुए टू फॉर्म अ कंट्री कॉल्ड अमेरिका. तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. तो वहां पे जो स्टेट्स हैं वो बहुत पावरफुल हैं, प्योर फेडरल स्ट्रक्चर है. इंडिया में जो है स्टेट्स के पास पावर नहीं है कि वो बाहर निकल सके. ऐसा कोई स्टेट नहीं है. अब नाम लेना कुछ भी सही नहीं होगा
क्योंकि आजकल इतना पोलराइज्ड वर्ल्ड हो गया कि अगर मैं कोई नाम लूंगा तो हो सकता है उस स्टेट के लोग बुरा मान जाए, ठीक है। तो मान लिया कोई एक्स स्टेट है इंडिया का, वो बोलता है नहीं यार हमें इंडिया में रहना, हम बाहर जा रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया में ऐसा नहीं है कि आप बाहर जा सकते हैं, ठीक है, ऐसा कतई नहीं है। यूएस में ऐसा है, तो यूएस से हम इस प्रकार से अलग हैं। तो इन इंडिया में इंडियन स्टेट्स हैव नो राइट टू सीड फ्रॉम द यूनियन, ठीक है। और हम यूएस से कैसे डिफरेंट है भाई, यूएस में जो है, इंडिया में जो है स्टेट्स ने आपस में आके कंट्री नहीं बनाई, एक कंट्री थी उसमें स्टेट्स डिवाइड किए गए। यूएस में क्या है, इट्स जस्ट एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स, स्टेट्स आपस में आए, उन्होंने बोला कि हम एक कंट्री बनाएंगे, ठीक है। इंडिया में क्या है, दो की अगर हम 2 मिनट बात पढ़ेंगे, दो की आप स्टेट्स की बाउंड्रीज चेंज कर सकते हैं, स्टेट्स को डिमिनिश कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, बट एक केवेट है, एक केवेट ये है कि आप वो जो बिल भेजेंगे तो जरूरी नहीं कि आपको कंसेंट लेनी पड़े स्टेट की, उसकी बाउंड्रीज ऑल्टर करने के लिए इंडिया में आपको स्टेट की कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसीलिए इंडिया को इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स बोला गया है। बट यूएस में आपको स्टेट्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी, विदाउट कंसेंट आप उसकी बाउंड्री चेंज नहीं कर सकते। इसीलिए यूएस को इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स बोला गया, कि वहां पे स्टेट्स को जो है डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, आप तोड़ सकते हैं, उनकी बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकते हैं, डिमिनिश कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। अब बात करें, अब एक कॉन्सेप्ट आता है यार, टेरिटरीज है, हमारा लैंड है, हम टेरिटरीज ले और दे कैसे सकते हैं। तो लेने में तो कोई बुराई नहीं है, मेरे को कोई गिफ्ट दे, मुझे कोई बुराई नहीं, लेकिन जब देते हैं तो थोड़ा सा दुख होता है। तो लेने के लिए तो बोला कि यार ठीक है, वी आर अ सोवरेन कंट्री, कोई कंट्री हमें अपनी टेरिटरी देती है तो हमारे पास अपना राइट है कि हम जो है अकॉर्डिंग टू, क्योंकि हम भारत देश है और अंतर्राष्ट्रीय जो प्रोटोकॉल्स या कन्वेंशन हम उसका सम्मान करते हैं, इंटरनेशनल लॉ का हम सम्मान करते हैं। तो बीइंग अ सॉवरेन स्टेट, इंटरनेशनल लॉ को ध्यान में रखते हुए जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लाइक ट्रीटी, परचेज, गिफ्ट, लीज, प्लेबिसाइड करके हम टेरिटरी अपने में सम्मिलित कर सकते हैं। ये बाय मेयर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें ज़्यादा अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। बट जब आई बात आई देने की, तो लगा यार ये तो पंगा है कि देने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा हमें, ऐसे तो दे नहीं सकते। पता लगा किसी का जो मन है वो देते चला गया कोई कंट्री का, तो लगा कि नहीं। तो एक री-बेरबरी यूनियन केस है, उसमें बोला गया कि आपको जो है अमेंडमेंट करनी पड़ेगी अंडर आर्टिकल 368। और हम ये नहीं बोल रहे, अभी एक आर्टिकल है, 2 मिनट बाद पढ़ेंगे उस आर्टिकल को, वो ये बात बोलेगा कि जो आप अमेंडमेंट करेंगे आर्टिकल 2 और 3 के अंदर, आर्टिकल 4 बोलेगा ये बात कि आप जो अमेंडमेंट करेंगे आर्टिकल 2 और 3 के अंदर, वो आप आर्टिकल 368 में उसको रेटिफाई करेंगे। अब आर्टिकल 368 हमने, अगर मैं बताऊं आपको 2 मिनट में, तो 2/3 ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, या फिर और प्लस 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट वोटिंग। तो उस दिन उस हाउस में जितने मेंबर है उनका 2/3 प्लस टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस की मेजोरिटी, 50% से ऊपर आपको जो भी ज्यादा होगा उतना आपको करना पड़ेगा बिल पास कराने के लिए, ठीक है। लैंड बाउंड्री सेटलमेंट के लिए आप जो है मेयर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर सकते हैं, आप एग्जीक्यूटिव एक्शन से उसको बाया कैबिनेट ऑर्डर आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल 2 की बात करें, आर्टिकल 1 की बात हो गई, लेने देने की बात हो गई। वैसे लेने देने की बात बाद में होनी चाहिए थी, आर्टिकल 2 और 3 के बाद, बट कोई बात नहीं। आर्टिकल 2 की बात करें तो आर्टिकल 2 ने क्या बोला, आर्टिकल 2 ने पहले बोला क्या, देख लेते हैं। तो आर्टिकल 2 ने बोला कि एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट्स थिंक्स फिट। तो आर्टिकल 2 ने बोला कि भैया इंडियन गवर्नमेंट के पास 2 पावर है। पहली कौन सी, कि आप जो है नया कोई स्टेट अपने अंदर सम्मिलित कर सकते हैं, और जब आप उस स्टेट को सम्मिलित करेंगे या उसको विलय करेंगे भारतीय यूनियन में या भारत की टेरिटरी में, व्हेन यू ज्वाइन दैट पर्टिकुलर टेरिटरी, अब होगा क्या यहां पे, आर्टिकल 2 जो है वो एक नई टेरिटरी की बात करता है, इंटरनल एडजस्टमेंट की बात नहीं करता। इंटरनल एडजस्टमेंट की बात आर्टिकल 3 करेगा, ये एक्सटर्नल एडजस्टमेंट की बात करेगा। हम मान लिया कोई बाहर से टेरिटरी आई, तो आर्टिकल 2 बोलेगा ठीक है, पहली पावर तो आपको है कि आप उसको मिला लो। जब आपने उसे मिला लिया तो आर्टिकल 2 बोलेगा या तो आप उसे किसी करंट स्टेट में मिला लो, मान लिया कोई स्टेट है, ठीक है, वहां पे आपने यहाँ पे कोई टेरिटरी एक्वायर कर ली, बांग्लादेश से कोई आपने टेरिटरी ली, या तो आप उसे वेस्ट बंगाल में जोड़ दो, या आप एक नया डिस्ट्रिक्ट या नया स्टेट बना लो, ठीक है। तो आर्टिकल 2 ने आपको 2 पावर दे दी कि आप पहले मिला लो,
मिलाने के बाद भी आपके पास चॉइस है कि आप उसे करंट स्टेट में मिलाओगे या उसका एक नया स्टेट बनाओगे। ठीक है, ये थी बात आर्टिकल 2 की। अब आर्टिकल 3 क्या बोलेगा? आर्टिकल 3 आ गया। आर्टिकल 3 इंटरनल रीएडजस्टमेंट की बात करेगा कि आपके पास ऑलरेडी स्टेट्स बने हुए हैं। मान लिया उत्तर प्रदेश था, 2000 से पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही राज्य थे। ठीक है, उत्तर प्रदेश का हमने एक उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया, जिससे हमने एक नया स्टेट बना दिया उत्तराखंड। तो जब ये बनाएंगे तो ये कब बनाएंगे? आप आर्टिकल 3 के अंदर बनाएंगे, जब आप ये चीज करेंगे। ठीक है, तो आप वो कैसे बनाएंगे? 2-3 तरीके हैं। या तो जैसे आप करंटली आपने उत्तर प्रदेश से विभाजित करके, बिहार से विभाजित करके और मध्य प्रदेश से विभाजित करके, हटाकर तोड़कर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनाया, झारखंड, बिहार से झारखंड बनाया और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाया। ठीक है, या तो आप जो करंट स्टेट है उसे तोड़ दें, एक ऑप्शन तो ये है आपके पास। ठीक है, एक स्टेट है उसे आप अलग कर दें। ठीक है, या 2 और 2 से ज्यादा स्टेट्स को जोड़ दें। ठीक है, या कोई यूनियन टेरिटरी उस स्टेट के साथ जोड़ दें। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इंटरनल रीएडजस्टमेंट कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि जब आप ऐसा बिल लेके आएंगे, जब आप ऐसा करेंगे, तो भैया आपको प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी पहले। तो अगर आप ऐसा बिल लाओगे तो आपको प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। जब आप प्रेसिडेंट को बोलेंगे तो प्रेसिडेंट साहब बोलेंगे, ये साहिबा बोलेंगी कि आप जो है मुझे इस बिल की कॉपी दीजिए और मैं जो कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं वहां भेजती हूँ या भेजता हूँ। जब वो भेजेंगे या जब उन्होंने भेज दिया तो स्टेट लेजिस्लेचर अगर उसकी सहमति है, कंसेंट है, तो वो उसको पास कर देगा रेजोल्यूशन को, नहीं है तो नहीं पास करेगा। बट मजे की बात यह है कि स्टेट लेजिस्लेचर की जो कंसेंट है वो मैटर ही नहीं करती है। वो एक ये देखने के लिए है कि चावल कितने पके हुए हैं, बस। बाकी वो चावल कच्चे भी खाए जा सकते हैं और पका के भी खाए जा सकते हैं। बड़ा गंदा सा जोक था मगर ठीक है, बट समझने के लिए आपको लिए जरूरी है। तो प्रेसिडेंट ने वो बिल भेज दिया और स्टेट लेजिस्लेचर का जो भी डिसीजन था, वट एवर डिसीजन स्टेट लेजिस्लेटर टेक्स, इट डज नॉट मैटर ऑन प्रेसिडेंट, नाइदर ऑन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को जो करना है वो कर लेगी। इसीलिए इंडिया को, क्योंकि स्टेट्स की कंसेंट ज्यादा मैटर नहीं है या मैटर करती नहीं है, इसीलिए इंडिया को इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स बोला गया। तो स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्टिकल 3 में ये बोला गया। यही आर्टिकल 3 के पेज भी हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं। ये आर्टिकल 3 के पेज भी हैं कि भैया नाइदर द पार्लियामेंट nor the president are bound by the view of the state legislature. They can either accept it or reject it. ठीक है, that's why under the constitution of India the territorial integrity of state is not guaranteed. ये था क्या? ये था पेज किसका? आर्टिकल 3 का। अब पढ़ते हैं। आप मुन्ना भाई और बाबू भैया को ले आते हैं स्टोरी में। तो मुन्ना भैया खड़े हुए क्लास में, उन्होंने बोला कि यार ये आर्टिकल 2 और 3 में जो अमेंडमेंट कर रहे हैं ये आर्टिकल 368 में आएगी या नहीं आएगी, बोलते हैं। तो हमने बोला, मैं कहा मामू आर्टिकल 4 पढ़ो आप। तो आर्टिकल 4 क्या बोलता है कि जो लॉज आप आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 के अंदर बनाएंगे दैट विल बी नॉट कंसिडर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हैं आप, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो, बट दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। यही तो नीटी और ग्रिटी है। तभी तो पॉलिटी समझना आसान भी है और डिफिकल्ट भी है। भाई क्या हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिया आपने कह दिया कि 368 के अंदर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिया, मतलब आप उसे क्या कर लेंगे? सिंपल मेजॉरिटी से पास कर सकते हैं। सिंपल मेजॉरिटी से पास कर सकते हैं। आपको वो 2/3 और टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको जाने की जरूरत नहीं है। ये बात हो गई सिंपल मेजॉरिटी। बट फिर बाबू भैया आ गए, मुन्ना भैया की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मुन्ना भैया ने बोला चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ। मुन्ना भैया चले गए अपने हॉस्टल में चिल करने। अब बाबू भैया आ गए। बाबू भैया ने कहा कि यार ये तो ठीक है बट बाउंड्री देने का तो प्रॉब्लम है और लेने और देने का क्या सीनियर है बाबा। तो फिर हमने समझाया बाबू भैया को मैंने कहा कि एक रीयूनियन हुआ क्या कि बर्बरी यूनियन एक टेरिटरी है जो डिस्प्यूटेड थी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। अब ये केस जो है प्रेसिडेंट ने एज अ रेफरेंस, ये इसलिए री बर्बरी यूनियन पढ़ते हैं बिकॉज इट वाज अ रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब आप लेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे
आराम से ले सकते हैं। लेकिन जब आप देंगे देन यू हैव टू, दैट इज अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 368। दैट मीन्स दैट यू नीड अ 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग प्लस टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस का मेजोरिटी चाहिए आपको। तो अगर आपको कोई टेरिटरी देने का है तो आप आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने बोला। सिंपल बाउंड्री कोई डिस्प्यूट है, एक्सचेंज होना है, जैसे 111 एनक्लेव वहाँ देने हैं, 111 एनक्लेव लेने हैं, तो आप एग्जीक्यूटिव से ले सकते हैं। बट बांग्लादेश में क्या हुआ था कि 111 तो देने थे और 58 लेने थे, तो ज़्यादा टेरिटरी जा रही थी, इसलिए उसको जो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आएगा आगे वो आर्टिकल 368 में हमें अमेंड करना पड़ा। ठीक है, और लेने का है तो आर्टिकल 2 में आप उसको ले सकते हैं। बांग्लादेश की कहानी कहती है कि इंडिया ने 111 एनक्लेव देने थे, 50 एनक्लेव लेने थे। बड़ी पुरानी स्टोरी है, स्टोरी छोटी स्टोरी देख ही लेते हैं भाई। 1947 में क्या हुआ, डायरेक्टली कमीशन बांटा, उसने एक लाइन बनाई, ईस्ट पाकिस्तान है, ये वेस्ट पाकिस्तान है और बीच में इंडिया है। बवाल मच गया, क्योंकि जब आप मैप पे लाइन काटते हैं और जब एक्चुअल डिमार्केशन होता है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। जो बच्चे पटवारी होंगे या आगे चल के आप नायब तहसीलदार बनेंगे तो डिमार्केशन आपका बड़ा अहम काम होगा। ठीक है, डिमार्केशन करना, और बड़े पैसे लेते हैं लोग डिमार्केशन करने के, और अभी भी बहुत आइडिया नहीं होता है। इसलिए वो एक स्कीम भी आई है अभी सरकार की जिसमें वो ड्रोन से मार्किंग करते हैं। ठीक है, बट उसको ज़मीन पे लाना तब भी दिक्कत है। 1947 में रेड क्लिफ साहब ने लाइन खींच दी और वो निकल ली है। 1950 में फिर बवाल चलता रहा, 1950 में एक बागिया अवार्ड आया, 1958 में फिर एक नेहरू नून एग्रीमेंट हुआ, 1974 में फिर एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। बट क्योंकि उसको रेटिफाई करने के लिए अमेंडमेंट करनी थी, वो अमेंडमेंट कभी हुई नहीं तो वो कभी रेटिफाई नहीं हो पाया। फिर 2011 में एक प्रोटोकॉल आ गया। प्रोटोकॉल होता है, कन्वेंशन का प्रोटोकॉल होता है कि हाँ इसमें ये चीज़ें और जोड़ दो। जो कन्वेंशन था आपका ओरिजिनल जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट में 2-4 पॉइंट आपने और जोड़ दिए। फिर 2015 में जाके उन्होंने कहा कि ठीक है यार, इसे खत्म करते हैं बवाल को। 6.5 किलोमीटर के आसपास की जो अनमार्क्ड एरिया था उसको उन्होंने मार्केट किया, 111 एनक्लेव दिए, 58-51 लिए और बात सेटल करी किससे, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। और मेरे को लगता है कि इस दिन पूछ लेगा तो इस दिन मैंने आपके लिए छोटा सा पॉइंट डाला हुआ है कि कौन कौन से स्टेट्स थे जो 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दैट इज जब इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एनक्लेव्स एक्सचेंज हुए तो इफेक्ट हुए। तो वो स्टेट्स हैं आपके असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फिर चल लेते हैं आज़ादी की ओर। 1947 में हम लोग खड़े हैं। सबसे पहले प्रिंसली स्टेट्स हैं, कितने हैं, 552। बोला गया उनको या तो आप इंडिया ज्वाइन कर लो या पाकिस्तान ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो उन्होंने 549 ने कहा कि ठीक है यार, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो इंडिया के अंडर जो इंडिया की बाउंड्री के अंदर जो प्रिंसली स्टेट्स आते थे उन्होंने कहा, उसमें 549 ने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं, उन्हें ज्वाइन कर ली। 3 स्टेट ऐसे थे जो चौड़े हो गए उस टाइम, उन्हें हम तो ज्वाइन नहीं करेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। एक थे जूनागढ़, एक था हैदराबाद, एक था कश्मीर। इन तीनों को इवेंचुअली एक्वायर कर लिया गया या ये इनको विलय कर लिया गया भारतीय यूनियन में। कैसे? जूनागढ़ को बाय मीन्स ऑफ रेफरेंडम, वहाँ पे एक रेफरेंडम हुआ जिसमें लोगों ने वोट किया कि हमें भारत के साथ रहना। हैदराबाद बाय मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन एंड कश्मीर बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, वहाँ पर उस टाइम राजा हरी सिंह जी थे शायद, उन्होंने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। तो डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन को छोड़ के 3 सब्जेक्ट्स को छोड़ के बाकी जो सब्जेक्ट्स थे इंडियन गवर्नमेंट के पास थे। ठीक है, फिर आर्टिकल 370 वगैरह लागू किया गया, वो एक अलग कहानी है, आगे पढ़ेंगे उसको 2 मिनट बाद। ठीक है, देन 1950 में आ गए। ठीक है, 1950 में 4-4 क्लासिफिकेशन थी, कैबिनेट मिशन प्लान से ली गई थी। तो उस टाइम 4-4 क्लासिफिकेशन थी स्टेट्स की। तो पार्ट ए में कौन से थे, लगभग 29 थे। तो पार्ट ए में कौन से था, पार्ट ए में थे आपके गवर्नर प्रोविंसेस, ये 9 नंबर थे। पार्ट बी में प्रिंसली स्टेट्स थे जिसमें कि लेजिस्लेचर्स था, ये भी 9 नंबर थे। पार्ट सी में चीफ कमिश्नरेट्स प्रोविंसेस प्लस कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे, ये भी 10 नंबर, इनका नंबर टोटल 10 था। और एक आइसोलेटेड उन्होंने पार्ट डी बना था जिसमें अंडमान एंड निकोबार को अलग से डाल रखा था। ठीक है, ऐसे इवॉल्व हुए। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ यूनियन टेरिटरी, जैसे हिमाचल प्रदेश पहले यूनियन टेरिटरी थी, उस बाद में स्टेट बनी। ऐसे ही मेघालय, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे तो थे पहले यूनियन टेरिटरी, स्टेट बने। ये एक अलग कहानी है, ये आप लक्ष्मीकांत में देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट देन इंपॉर्टेंट क्या है कि 2-3 कमीशन है वो देख लेते हैं। तो देखिए, डेमोक्रेसी है तो कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए। तो आज़ाद तो हो गए हम। तो 1948 में एक लिंग्विस्टिक के मतलब कि भाषा के आधार पर स्टेट्स को का विभाजन करने के लिए या स्टेट्स को डिवाइड करने के लिए लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिमांड उठने लगी। तो गवर्नमेंट का कोई बात नहीं, 1948 में एक धार कमीशन जिसके चेयरमैन एस के धार थे, उनको
लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन भी उसका नाम रखा गया, वो स्टैब्लिश किया गया। उनसे उनको एक ऑब्जेक्टिव दिया गया कि आप ये देखिए कि क्या हम स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि नहीं कर सकते, बट देन एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस या एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस पे आप कर लीजिए। बवाल मच गया, और बवाल मच गया, बोला नहीं 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 गलत बात है, ऐसे कैसे। तो प्रधानमंत्री जी ने, जो उस टाइम जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, एक लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमेटी 2 बनाते हैं, और उसमें मैं खुद रहूंगा और साथ में मेरे साथ पटेल भाई रहेंगे, वल्लभ भाई पटेल एंड पत्तभी सीतारमैया रहेंगे। उन्होंने भी लिंग्विस्टिक बेसिस को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि यार बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और पर देन उसके बाद क्या हुआ, एक पोट्टी सिरुमल्लू थे, वो 50 डे फास्ट के बाद उनकी डेथ हो गई, बहुत ज़्यादा एजिटेशन हुआ। उसके बाद जो था भारत का पहला लिंग्विस्टिक जो स्टेट था आंध्र प्रदेश, जो कि तेलुगु स्पीकिंग मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी किसकी, उस टाइम के मद्रास की, उसको अलग करके पहला जो लिंग्विस्टिक प्रोविंस था या स्टेट था वो बनाया गया, दैट वाज आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद 1953 में अब ये हो गया कि ठीक है, लिंग्विस्टिक के आधार पे डिवाइड कर देते हैं। एक फजल अली कमीशन बना दिया, उसके मेंबर्स थे फजल अली, के.एम. पन्नीकर एंड एच.एन. कुंजरू। 1953 में उनको बनाया, उनसे बोला कि यार देखो देख लो आप कैसे कैसे डिवाइड करना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लैंग्वेज पे हम डिवाइड कर सकते हैं, बट देन उन्होंने ये मना कर दिया कि एक लैंग्वेज, एक स्टेट की डिमांड भी स्टार्ट हो गई थी कि हर स्टेट की अलग लैंग्वेज। अब जहाँ किलोमीटर पे लैंग्वेज बदलती हो, भाषा बदलती हो, डायलेक्ट बनती हो, तो कितना बाइकलाइजेशन ऑफ स्टेट्स हो जाता। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े हो जाते। तो वो सही नहीं लगा। उन्होंने कहा कि 1 स्टेट 1 लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट बेकार है, बट देन आप जो है स्टेट को जो है एज अ ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, और इसी फजल अली कमीशन ने ये भी कहा कि आप ये जो फोल्ड क्लासिफिकेशन है हटा दीजिए। और तब पहली बार 16 स्टेट्स एंड 3 सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज, दैट इज अब जो यूनियन टेरिटरी जिसको बोलते हैं, वो बनी। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर JNK की कहानी सुनाते। देखो 2019 तक तो सब एक स्टेटस क्वो था। आर्टिकल 370 था। आर्टिकल 370 pertained to Jammu and Kashmir. It gave special protection to Jammu and Kashmir, and Jammu Kashmir was a state till 2019. But then in 2019, the incumbent government, the present government, they brought in the constitution application to Jammu Kashmir Order 1954. Actually जो जम्मू कश्मीर का स्पेशल जो स्टेटस था वो पहले भी एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से ही बनाया गया था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी थी नहीं। उन्होंने उस ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया। उन्होंने प्रेसिडेंट के एक सब्सिक्वेंट ऑर्डर से उसको मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, अभी कोई भी अमेंडमेंट नहीं आई है, अभी एक ऑर्डर आया है। पहले एक ऑर्डर था जिससे कि जम्मू एंड कश्मीर को कुछ स्पेशल प्रोटेक्शंस थी आर्टिकल 370 से हटके। ठीक है, उसको जो है पार्लियामेंट में रेटिफिकेशन कुछ नहीं मिला। अब क्या हुआ, सरकार एक और ऑर्डर ले आई, उसको उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर की जो लॉज वॉज थे इंडिया के सब एप्लीकेबल कर दिए, पुराने ऑर्डर को मॉडिफाई कर दिया। तो हुआ क्या, जब उसको मॉडिफाई किया तो आर्टिकल 370 आज भी कॉन्स्टिट्यूशन में तो है, आर्टिकल 370 को कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया नहीं गया है, बट देन आज के टाइम पे वो इनऑपरेटिव है। इनऑपरेटिव है मतलब उसका कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, उसके साथ साथ सरकार जो है एक जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 भी ले आई। उसमें क्या किया, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया। दैट इज जम्मू एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, दैट इज विद लेजिस्लेचर। ठीक है, दैट इज विद लेजिस्लेचर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, दैट लेह और कारगिल का जो डिस्ट्रिक्ट है उसको मिला के लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनाई गई। एंड दिस इज विदाउट लेजिस्लेचर। ठीक है, इनफैक्ट उसको शेड्यूल 6 में मांग अभी एक वहाँ पे बहुत ही अच्छे रेमन मैक्सेस अवार्ड भी मिला है शायद उनको, सोनम वांगचुक जी, वेरी वंडरफुल का है, ग्रेट इन्वायरमेंटलिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट है ना, जो फुनसुक वांगडू जो 3 इडियट्स मूवी है उन्हीं के कैरेक्टर पे बेस्ड है। वो आजकल शेड्यूल 6 और लद्दाख में क्या हुआ है कि अगर आप कभी ट्रिप जाएंगे तो आजकल सबको लद्दाख जाना है, रील्स आप देखते हैं इंस्टाग्राम पे लद्दाख चलती रहती हैं, बट देन ड्यू टू much tourism there has been degradation of the environmental systems and environmental conditions around Ladakh, and that's why Sonam Wangchuk is on a climate fast, and he has been on tours talking to the leaders of the country. And what I also think is that hailing from a hilly state, tourism is necessary. Economic development of a city or a state is very necessary, of an area is very necessary for sustainable livelihoods of the people of that area, but then we should also conserve the environment. We should be very very civil. आप जाते हैं आप लेस खाइए, लेकिन लेस का जो पैकेट है वो अपने साथ वापस ले आइए, उसको जो है प्रॉपर डिस्पोज करिए। ठीक है, that's the basic civility and basic etiquettes we need to develop. There's a huge garbage of plastics in the hills, that degrades the hilly ecosystem, because hilly coastal ecosystem, they are very fragile kinds of ecosystem. ठीक है, we have already studied this in the environmental
course, and environment course has been finished. You can see it on Alpha AS Academy channel as well as ABC Academy channel. ठीक है, और चेंजेस इन नेम हुए, लास्ट जो टॉपिक है चेंजेस इन नेम हुए। तो सबसे पहले 1950 में आपका यूनाइटेड प्रोविंस ने अपना नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर लिया, ठीक है। उसके बाद 1969 में मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु रख दिया गया, ठीक है। उसके बाद 1973 में मैसूर का नाम बदल के कर्नाटका, एंड लक्षद्वीप मिनी डीवी आइलैंड्स का नाम बदलकर लक्षद्वीप आइलैंड्स रख दिया गया। 1992 में दिल्ली का नाम बदलकर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का उसका नाम रखा गया। एक्चुअली उस टाइम 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1991, जिसने कि काइंड ऑफ दिल्ली को जो है लेजिस्लेचर दिया और काइंड ऑफ स्टेट बना दिया था, ठीक है। काइंड ऑफ दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी बट देन इट्स फंक्शंस मोर और लेस लाइक अ स्टेट, ठीक है। तो दैट वाज बिकॉज ऑफ दिस 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वेयर द नेम ऑफ दिल्ली वाज चेंज्ड टू नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। देन 2006 में उत्तरांचल का नाम बदल के उत्तराखंड किया गया। Very important for the people who are watching us on ABC Education Academy channel. Then it incurred a loss of 450 crores to the public exchequer at that time. Then पौंडीचेरी का नाम बदल के पुडुचेरी रखा गया 2006 में ही, और 2011 में लेटेस्ट में उड़ीसा का नाम बदलकर उड़ीसा रखा गया। तो I think that will be all in this lecture, and I hope you all are doing great. Keep smiling, keep healthy, and if you have any problem, please tell us in the comment box. You can always connect to us on Instagram, on Telegram, on our phone number. We are more than happy to help you. Also, Alpha AS and ABC Education Academy, they both collaboratively are doing the full foundation course of UPSC and for the courses for the various examination of UKPSC, both in English as well as in Hindi. It is a very holistic and comprehensive programs, and that is free. The best part is that is free on YouTube for you guys. Weekly current affairs we do. You get a free PDF, free lecture every week, Tuesday or Wednesday, because we have to compile the, then we have important editorial discussions on ABC IAS Academy as well as Alpha IAS Academy. So that will be all. Thank you all for watching. थोड़ी सी मार्केटिंग करनी पड़ती है, पर then I will see you soon. Bye bye, take care, जय हिंद।